साथियों, जब मैं ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस समय अमेरिका भारत पर 500% टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। यह हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है और एक बहुत बड़ा सबक है। क्वेश्चंस भी ऐसे ही सरप्राइज की तरह आते हैं, इसलिए अपनी तैयारी मजबूत करें। भारत के भविष्य को मेरा अभिवादन। स्वागत है आप सबका CTRD में। पिछले वीडियो में हमने बायोटिक इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ा। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो रिलेशनशिप्स होती हैं उनके क्लासिफिकेशन को हमने देखा और इन इंटरेक्शन से होने वाले बेनिफिट और हार्म के आधार पर हमने 7 टाइप्स के इंटरेक्शंस को पढ़ा। हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ पैरासिटिज्म और इन सब के हमने एग्जाम्पल्स को भी पढ़ा। उस वीडियो के साथ एनर्जी फ्लो खत्म हो चुका है। आपको अगर एपिसोड 8 से याद हो तो हमने इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ते समय इकोसिस्टम के 3 फंक्शंस की बात की थी, एनर्जी फ्लो की, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की और इकोलॉजिकल सक्सेशन की। एनर्जी फ्लो को खत्म करने के बाद आज हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की शुरुआत करने वाले हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल को बायोजियोकेमिकल साइकिल भी बोलते हैं और ये 2 तरह की होती है, गैसियस साइकिल एंड सेडिमेंट्री साइकिल्स। इस वीडियो में हमारा मेन फोकस होगा बायोजियोकेमिकल साइकिल को समझने पे और गैसियस साइकिल्स को समझने पे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए एक बेसिक सी चीज समझते हैं। Earth is an almost closed system. Nothing goes out without human intervention and nothing comes in without cosmic event. जब मैं closed system की बात कर रहा हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा प्लेनेट अर्थ एक ऐसा सिस्टम है जिसका इसके आउटर स्पेस से एनर्जी एक्सचेंज के अलावा कोई लेना देना नहीं है। ना तो अर्थ में पाए जाने वाले एलिमेंट्स यहाँ से कभी बाहर आते हैं और ना ही इस सिस्टम में बाहर से एलिमेंट्स या मटेरियल्स की सप्लाई होती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल किया है जो शब्द है ऑलमोस्ट, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर मटेरियल एक्सचेंज होता है। जहां तक अर्थ से मटेरियल के बाहर जाने की बात है तो वो ह्यूमन इंटरवेंशंस की वजह से होता है। हम जितने भी अपने स्पेस मिशंस भेजते हैं, चाहे हम सोलर प्रोब भेजें, मून रोवर भेजें या मार्स ऑर्बिटर भेजें, इन सब मिशंस में हम अर्थ का मटेरियल अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर भेज रहे हैं जो शायद कभी लौटकर अर्थ पर वापस नहीं आता। लेकिन जिस अमाउंट में ये मटेरियल अर्थ से बाहर जा रहा है वो अर्थ के टोटल मास के कंपैरिजन में बिल्कुल नेग्लिजिबल है या कह लें इनसिग्निफिकेंट है। सिमिलरली अर्थ पे बाहर से कुछ नहीं आता मटेरियल की फॉर्म में, छोड़ के कुछ कॉस्मिक इवेंट्स को, जैसे मीटियोर शावर्स। अर्थ पर आउटर स्पेस से हर दिन छोटे छोटे मीटियोराइट्स की बॉम्बार्डमेंट होती है। इनमें से अधिकतर मीटियोराइट्स एटमॉस्फेयर में ही जल जाते हैं। बहुत कम होते हैं जो अर्थ की सरफेस पर इंटैक्ट पहुंच पाते हैं और इंपैक्ट करते हैं। लेकिन इन सब के द्वारा ऐड किया गया मटेरियल भी अर्थ के टोटल मास के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। इसीलिए हम कहते हैं कि अर्थ इज एन ऑलमोस्ट क्लोज्ड सिस्टम। ये सब समझने के बाद हमारे लिए बेहद आसान है इस चीज को समझना कि अर्थ पर जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब की क्वांटिटी लिमिटेड है। ये लिमिटेड रिसोर्सेज या एलिमेंट्स एनवायरनमेंट के बायोस्फीयर के अलग अलग कंपोनेंट्स के बीच में सर्कुलेट होते रहते हैं, जो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। इनके बीच में सर्कुलेट होकर ये अर्थ पर लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं और इनके इसी सर्कुलेशन को हम बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। आप इस शब्द पर फोकस करें, बायो, जियो, केमिकल। इस शब्द में 3 चीजों की बात हो रही है। बायो डिनोट कर रहा है बायोटिक कंपोनेंट को, जियो डिनोट कर रहा है एबायोटिक कंपोनेंट को, केमिकल डिनोट कर रहा है केमिकल एलिमेंट्स को जो इन बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में सर्कुलेट हो रहे हैं। इस सर्कुलेशन को फैसिलिटेट करती हैं बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेसेस। इन प्रोसेसेस के जरिए बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में होने वाले एलिमेंट के सर्कुलेशन को हम बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल को हम 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वायर। जब मैं अवेलेबिलिटी कह रहा हूं, यहाँ पर अवेलेबिलिटी से मतलब है एलिमेंट की अवेलेबिलिटी, कि किसी साइकिल में एलिमेंट एक लेवल से दूसरे लेवल तक ट्रांसफर होने के बाद कितनी जल्दी अवेलेबल हो पाता है फर्दर सर्कुलेशन के लिए। अगर ये पीरियड कुछ घंटों, कुछ महीनों या कुछ सालों में भी है तो ऐसे साइकिल को हम परफेक्ट साइकिल कहते हैं। लेकिन अगर यही अवेलेबिलिटी टाइम कुछ 1000 सालों का है या सैकड़ों सालों का है या लाखों सालों का है तो इस तरह की साइकिल इम्परफेक्ट साइकिल कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि परफेक्ट साइकिल वो साइकिल होती है
जिसमें न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड एज फास्ट एज दे आर यूटिलाइज्ड एंड दे आर इमीडिएटली अवेलेबल फॉर फर्दर सर्कुलेशन। वहीं पर इम्परफेक्ट साइकिल के केस में सम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स गेट लॉक्ड इन द सेडिमेंट्स और रिजर्वॉयर्स फॉर सम ड्यूरेशन। वो ड्यूरेशन कितनी? थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की। दे बिकम अनअवेलेबल फॉर इमीडिएट साइकिलिंग। ऐसी साइकिल्स को हम इम्परफेक्ट साइकिल कहते हैं। परफेक्ट साइकिल का एग्जाम्पल आपके सामने गैसियस साइकिल्स है और इम्परफेक्ट साइकिल का एग्जाम्पल आपके सामने सेडिमेंट्री साइकिल्स है। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वॉयर हम क्लासिफाई करते हैं दो क्लासेस में, गैसियस साइकिल्स एंड सेडिमेंट्री साइकिल्स। गैसियस साइकिल्स के एग्जाम्पल हैं आपके सामने वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। और वहीं सेडिमेंट्री साइकिल के एग्जाम्पल्स हैं फॉस्फोरस साइकिल और सल्फर साइकिल। इन दोनों के बीच में जो प्राइमरी डिफरेंशिएशन है वो इस आधार पर है कि इनके मेजर रिजर्वॉयर्स क्या हैं और इनका डोमिनेंट फेज क्या है। गैसियस साइकिल में जो मेजर रिजर्वॉयर्स होते हैं वो या तो एटमॉस्फेयर होगा या फिर हाइड्रोस्फेयर होगा। गैसियस साइकिल्स के जब डोमिनेंट फेज की हम बात करेंगे तो अपना ये अधिकतर समय गैसियस फेज में बिताएंगे या गैसेस के रूप में बिताएंगे। वहीं पर जब हम सेडिमेंट्री साइकिल्स की बात करते हैं तो इनके मेजर रिजर्वॉयर्स अर्थ के क्रस्ट में होते हैं, जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स। और सेडिमेंट्री साइकिल के पूरे सर्कुलेशन फेज में गैस फेज हमें बहुत कम देखने को मिलता है या गैसियस स्टेज हमें कम देखने को मिलती है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले गैसियस साइकिल्स को समझने से। साइकिल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनका बिगिनिंग या एंड ढूंढना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सब एक लूप में कनेक्टेड होते हैं और किसी भी लूप में या किसी भी सर्कुलेशन को आपको समझने के लिए किसी एक पॉइंट से तो शुरुआत करनी पड़ेगी और इसके लिए हम सहारा लेंगे रिजर्वॉयर्स का। किसी भी न्यूट्रिएंट साइकिल में या बायोजियोकेमिकल साइकिल में रिजर्वॉयर्स सोर्स या सिंक की तरह काम करते हैं और किसी भी साइकिल को पढ़ने से पहले इन्हें समझना बेहद जरूरी है। सोर्स एक ऐसा रिजर्वॉयर होता है जिससे रिलीज होने के बाद एक केमिकल एलिमेंट एक्टिव सर्कुलेशन में आता है और इसकी अवेलेबिलिटी उस साइकिल में बढ़ जाती है और वो प्रोसेसेस जिनकी वजह से ये केमिकल एलिमेंट एक्टिव सर्कुलेशन में आता है उन प्रोसेसेस को भी हम सोर्स में ही काउंट करते हैं। जैसे एग्जांपल है फॉसिल फ्यूल का। फॉसिल फ्यूल कार्बन का एक सोर्स होता है। फॉसिल फ्यूल्स जलने के बाद कार्बन सर्कुलेशन में आ जाता है और कार्बन साइकिल का हिस्सा बनता है। लेकिन जिस प्रोसेस की वजह से यह एक्टिव सर्कुलेशन में आ रहा है वो प्रोसेस है फॉसिल फ्यूल का जलना, जिसे हम कंबशन कहते हैं। तो इसीलिए फॉसिल फ्यूल एज वेल एज कंबशन, ये दोनों ही चीजें सोर्स कहलाएंगी। वहीं पर जब हम सिंक की बात करेंगे तो सिंक ऐसा रिजर्वॉयर होता है जिसमें ऐड होने के बाद एक एलिमेंट एक्टिव सर्कुलेशन से हट जाता है और उसकी ओवरऑल अवेलेबिलिटी पूरे साइकिल में रिड्यूस हो जाती है। और वे प्रोसेसेस जो इस एलिमेंट को रिजर्वॉयर तक लाकर उसके डिपोजिशन में और उसके एक्टिव सर्कुलेशन से बाहर होने में मदद करती हैं, वो प्रोसेसेस भी सिंक का ही पार्ट कंसीडर की जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जब नाइट्रेट का डीनाइट्रिफिकेशन होता है तो वो N2 में कन्वर्ट होकर वापस एटमॉस्फेयर में लौट जाता है और एटमॉस्फेयर में पहुंचने के बाद वो एक्टिव सर्कुलेशन से बाहर हो जाता है, क्योंकि N2 एक यूजेबल फॉर्म नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ये तब तक काम नहीं आएगा जब तक कि इसका फिर से फिक्सेशन ना किया जाए। इसीलिए एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन का सिंक भी हो गया और डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस भी सिंक का ही एक हिस्सा हो गई। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिजर्वॉयर्स सोर्स और सिंक दोनों की तरह ही काम करते हैं। यानी एक सोर्स जो है वो प्रोसेस के बदलने पे सिंक भी बन सकता है और एक सिंक जो है वो प्रोसेस के बदलने पर एक सोर्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। जैसे हमने देखा कि एटमॉस्फेयर एक सिंक बना, लेकिन इसी एटमॉस्फेयर से अगर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज इस N2 को ले लेते हैं और इसे फिक्स करके अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं तो अब एटमॉस्फेयर एक सोर्स बन गया है और नाइट्रोजन फिक्सिंग इसी सोर्स का एक पार्ट हो गई है। गैसियस साइकिल्स में जो हम सबसे पहली साइकिल पढ़ने वाले हैं वो है वाटर साइकिल। पानी का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अगर कहीं पे स्टोरेज है वो ओशंस में है और यही ओशंस वाटर साइकिल के सबसे बड़े रिजर्वॉयर का काम करते हैं। ओशंस के अलावा पानी के जो मेजर रिजर्वॉयर्स हैं वो है एटमॉस्फेयर, जो लैंड सरफेस पे मौजूद लेक्स हैं, रिवर्स हैं, सॉइल या फिर ग्राउंड वाटर के रूप में जो पानी मौजूद है। सिमिलरली
ग्लेशियर्स में जो पानी मौजूद है वो भी एक मेजर रिजर्वायर का काम करता है। इस पूरे साइकिल को चलाने वाली जो फोर्स है वो सोलर एनर्जी है। सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा के ही दम पर ये पूरी वाटर साइकिल चलती है। हमें पता है किसी भी साइकिल में एक एलिमेंट के एक लेवल से दूसरे लेवल पे ट्रांसपोर्टेशन शामिल होता है, और ये ट्रांसपोर्टेशन जो है वो फैसिलिटेट किया जाता है कुछ प्रोसेसेस के द्वारा। हम सीधे चार्ट से ना पढ़कर पहले इन प्रोसेसेस को एक बार लिस्ट आउट कर लेते हैं, ताकि हमसे कोई भी प्रोसेस जब हम इसका फ्लो चार्ट देखें तो छूटे ना। हम इन सब प्रोसेसेस को 20-20 सेकंड में जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। सबसे पहली प्रोसेस है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब है कि सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा या सोलर एनर्जी की वजह से जो भी रेडिएशन समंदर के पानी पे पड़ती है, उसकी वजह से पानी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। गैस में कन्वर्ट होकर ये वाटर वेपर बनाता है, और ये वाटर वेपर ओशन से एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। ट्रांसपिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो पेड़ पौधों के जरिए होती है। आपने सुबह देखा भी होगा, जब कभी आप सुबह सुबह पेड़ पौधों पर नजर डालते हैं तो उनकी पत्तियों पर ओस की बूंदें जमी हुई आपको मिलती हैं। ओस की बूंदें क्यों जमती हैं? सभी पेड़ पौधों में एक प्रक्रिया देखने को मिलती है जिस प्रोसेस के जरिए अपनी पत्तियों में मौजूद स्टोमेटा से वाटर वेपर रिलीज करते हैं। ये एक्टिविटी वैसे तो पूरे दिन चलती है, लेकिन आपको ये ऑब्जर्व करने को मिलती है अर्ली मॉर्निंग में ही। तो अब सवाल पैदा होता है कि पेड़ तो जमीन से पानी सोखते हैं, तो फिर वे हवा में क्यों छोड़ रहे हैं पत्तियों के जरिए? ऐसा पेड़ पौधे इसीलिए करते हैं क्योंकि उससे उनको 3 फायदे होते हैं। पहला बेनिफिट उनको मिलता है थर्मो रेगुलेशन का, यानी पेड़ों को अपना टेम्परेचर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। दूसरा फायदा होता है उन्हें न्यूट्रिएंट्स पुल करने में। जैसे ही पेड़ों की पत्तियों से पानी इवेपोरेट होता है तो वो एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है। इस नेगेटिव प्रेशर की वजह से जड़ों को पानी सोखने में मदद मिलती है। पानी सोखने के साथ साथ ये जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में प्रेजेंट होते हैं इनको भी सोख लेती है, और पेड़ में वर्टिकली ट्रांसपोर्ट होता है या ऊपर की तरफ ये न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसके अलावा जो तीसरा फायदा एक पेड़ को होता है ट्रांसपिरेशन करने का, वो है कि इसकी सेल टर्जिडिटी इसको मेंटेन करने में मदद मिलती है। सेल टर्जिडिटी को आप आसान भाषा में समझिए कि एक सेल के भीतर का जो प्रेशर है उसको मेंटेन करने में मदद मिलती है प्लांट को, इसीलिए वो ट्रांसपिरेशन करते हैं। अगली प्रोसेस है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब है पानी का सॉलिड स्टेट से गैस में कन्वर्जन होना, यानी आइस से और सीधा वाटर वेपर बन जाना बिना लिक्विड बने। ये कंडीशन आपको हाई एल्टीट्यूड एरियाज में देखने को मिलती है, जैसे माउंटेन टॉप्स पे, ऐसे पहाड़ जहां पर बर्फ गिरती है वहां पे आपको ये देखने को मिलती है, या फिर हाई लैटिट्यूड एरियाज हैं वहां पे आपको देखने को मिलती है जहां सूरज की किरणें जैसे ही बर्फ पे गिरती हैं तो उसकी वजह से सॉलिड आइस जो है वो सीधे वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। अगला प्रोसेस है कंडेंसेशन। जब वाटर वेपर बन गया और वो एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, तो जैसे जैसे वो ऊपर राइज करता जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर गिरता चला जाएगा। टेम्परेचर के कम होने की वजह से ये पानी जो भाप बन गया है या वाटर वेपर बन गया है, ये ऊपर जाकर और छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बना लेता है पानी की, छोटी बूंदें। ये छोटी बूंदें ही मिलके बादल का निर्माण करती हैं, क्लाउड फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। क्लाउड बनने के बाद हवाएं इन क्लाउड्स को बहा कर ले जाती हैं और इन्हें अलग अलग जगह पर पहुंचा देती हैं। वहां पहुंचने के बाद ये बादल बारिश करते हैं और वो बारिश प्रेसिपिटेशन कहलाती है। प्रेसिपिटेशन या तो रेन की फॉर्म में हो सकती है यानी बारिश, या फिर स्नोफॉल भी हो सकता है जिसे हम कहते हैं बर्फ गिरना। हाई एल्टीट्यूड्स में आपको ये देखने को मिलेगा स्नोफॉल, और हायर लैटिट्यूड्स में भी, और बाकी एरियाज में आपको रेन देखने को मिलेगी। अगला प्रोसेस है डिपोजिशन। डिपोजिशन का साधारण अर्थ है इकट्ठा होना या कलेक्ट होना। जब हम वाटर साइकिल में पानी के डिपोजिशन की बात करते हैं तो इसके 2 मतलब निकलते हैं। पानी का डिपोजिशन आपको जो लैंड पे देखने को मिलता है उसमें क्या होता है कि स्नोफॉल होती है, और वो स्नोफॉल एक जगह पर इकट्ठी होती रहती है और वहां डिपॉजिट या जमा होके और वो सॉलिड आइस का निर्माण कर लेती है। सॉलिड आइस फॉर्मेशन होता है। तो एक तरह का डिपोजिशन तो ये हुआ। दूसरे तरह का डिपोजिशन हमें देखने को मिलता है कि जब वाटर वेपर बना और वो बन के एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ गया, तो ऊपर जाकर वो पानी की बूंदों में कन्वर्ट होने की बजाय अगर सीधे आइस क्रिस्टल्स बन जाएं तो ये भी डिपोजिशन कहलाता है। तो वाटर साइकिल में हमें 2 तरह का डिपोजिशन देखने को मिलता है, एक लैंड पे और दूसरा एटमॉस्फेयर में। फिर एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं रन ऑफ। जब भी बारिश किसी जगह पर गिरती है, रेनफॉल,
तो वो जमीन पे गिर के और तुरंत बहने लगती है। पानी के बहने की वजह से ही नदी नाले बनते हैं। तो ये पानी का बहना ही कहलाता है रन ऑफ। इससे अगली प्रक्रिया है इन्फिल्ट्रेशन। जब पानी धरती पे गिरा बारिश के रूप में, तो वो जमीन से परकोलेट होने लगता है नीचे की तरफ। परकोलेशन का मतलब है साथियों कि उसका रिसाव होने लगता है जमीन की नीचे वाली लेयर्स में। और जब उसका नीचे रिसाव होता है तो वो अंडरग्राउंड एक्विफर्स की शेप ले लेता है, जिनसे आप कुएं खोद के और पानी निकाल सकते हैं। ये जो जमीन में परकोलेशन हो रहा है इसका, या जो रिसाव हो रहा है, ये कहलाता है इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेट होके ये पानी अंडरग्राउंड जमा हो जाता है और यहीं पे हमें एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना देखने को मिलता है। आपको पता है पानी हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ बहने लगता है, यानी हाइट डिफरेंस की वजह से पानी एक जगह से दूसरी जगह पर बहता है। ग्लोबली अगर हम देखें तो पानी का जो सबसे लोएस्ट लेवल कंसीडर किया जाता है वो सी लेवल कंसीडर किया जाता है। और जितना भी आप लैंड मास देखते हैं वो सब सी लेवल से ऊपर ही होता है। तो लैंड मास पे जितना भी ग्राउंड वाटर है उसकी टेंडेंसी होती है हायर लेवल से लोअर लेवल तक फ्लो करके आने की। तो यानी कि जमीन के नीचे भी एक अंडरग्राउंड फ्लो चलता रहता है पानी का, जो इवेंचुअली उसे समंदर के पास ले आता है। ये कहलाता है आपका ग्राउंड वाटर फ्लो। इन प्रोसेसेस को समझने के बाद अब आप वाटर साइकिल को बहुत इजीली समझ सकते हैं। ओशन से पानी इवेपोरेट हो रहा है सोलर एनर्जी की वजह से। इवेपोरेट होकर ये पानी वाटर वेपर के रूप में एटमॉस्फेयर में पहुंच रहा है। वहां पे वाटर वेपर का कंडेंसेशन हो रहा है और क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, या बादल बन रहे हैं। इन बादलों को हवा बहा के ले जा रही है दूसरी जगह और ये बादल वहां पर बरस रहे हैं। ये बरसना जो है ये प्रेसिपिटेशन कहलाएगा। जहां पे पानी बारिश के रूप में बरस रहा है वहां पे तो रन ऑफ हो जाएगा पानी, और जहां पे स्नोफॉल हो रहा है यानी कि बर्फ के रूप में पानी गिर रहा है वहां पे इसका डिपोजिशन होता है और ये आइस बना लेता है। ये आइस भी गर्मियों में पिघलेगी तो वहां से भी पानी पिघल कर नीचे आएगा और नदियों में मिल जाएगा। हमारे यहाँ गंगा और यमुना में पानी ऐसे ही आता है। बरसने वाले पानी में से बहुत सारा पानी ग्राउंड में आकर इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा, या कहूं कि परकोलेट हो जाएगा, या हिंदी में कहूं कि जमीन में रिसाव होगा तो वो ग्राउंड वाटर का हिस्सा बनेगा। ग्राउंड वाटर का हिस्सा बनने की प्रक्रिया इन्फिल्ट्रेशन कहलाएगी। जब वो ग्राउंड वाटर का हिस्सा बन गया है तो वो हायर ग्रेडियंट से और लोअर ग्रेडियंट की तरफ बहने लगेगा, यानी ऊंचाई से ढलान की तरफ बह रहा है, तो ये ग्राउंड वाटर फ्लो बन जाएगा और ये पानी वापस से जाकर ओशन में मिल जाएगा। ये साइकिल आपका यहाँ पूरा हो गया। आप लैंड पे देखेंगे कि क्या एक्टिविटीज चल रही हैं। तो पेड़ पौधे जमीन से जितना भी पानी सोखते हैं वो सब ट्रांसपिरेशन करके पत्तियों के जरिए निकाल देते हैं। वो पानी इवेपोरेट होकर वाटर वेपर की फॉर्म में वापस एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगा। वो फिर से बादलों का हिस्सा बनेगा और फिर से वो आकर बरस जाएगा। सिमिलरली जो हायर एरियाज हैं जहां पर ऑलरेडी बर्फ मौजूद है, वहां पर जब सोलर रेडिएशन पड़ती है तो वहां से पानी आइस से सीधा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो सब्लिमेशन हो रहा है। कुछ एरियाज में जब टेम्परेचर फॉल होता है तो वहां पर आपको फॉग जैसी सिचुएशंस देखने को मिलती हैं। तो फॉग के रूप में एटमॉस्फेयर में मौजूद पानी इस साइकिल का हिस्सा बनता है। सिमिलर इवेपोरेशन का प्रोसेस जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं या नदियां हैं वहां से भी हो रहा होता है लगातार। हम जो पानी पीते हैं यानी हम और सभी जानवर, वो पानी इवेंचुअली हमारी बॉडी से या तो पसीने के रूप में निकलता है या एक्सक्रीटा के रूप में निकलता है, और वहां से वो पानी या तो लैंड का हिस्सा बन जाता है या वहां से इवेपोरेट हो जाता है और वापस एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। इसे सरल शब्दों में समराइज करूं तो ओशन का पानी घूम फिर के वापस ओशन में पहुंच जाएगा। जमीन का पानी यानी लैंड पे जितना पानी है वो भी सारा ओशन में पहुंच जाएगा और सर्कुलेट होता रहेगा। एटमॉस्फेयर में जितना पानी मौजूद है वो भी सारा इवेंचुअली ओशन में ही रिसाइकल होता है। तो पानी की अल्टीमेट डेस्टिनेशन तो यही है। आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके इस चार्ट को अच्छे से देख सकते हैं और एक एक प्रोसेस समझ सकते हैं। प्रोसेसेस के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां हम बात करेंगे कार्बन साइकिल के बारे में। जय हिंद।